ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ प्रहलाद पटेल साहब जुड़े हुए हैं दमोह से, जो प्रत्याशी भी हैं बीजेपी की, जीत की उम्मीद कह रहे हैं। हमारे साथ गोविंद मालू साहब जुड़ गए हैं भोपाल से, जो बीजेपी के नेता हैं। हमारे साथ विभा पटेल जुड़ गई हैं, जो कांग्रेस की नेता हैं। विभा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ नेता कांग्रेस मुन्नालाल गोयल साहब जुड़े हुए हैं ग्वालियर से, और राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ गिरीश उपाध्याय साहब भी जुड़ गए। गिरीश जी, सबसे पहले आपका रिएक्शन ले लेते हैं। जो वोटिंग परसेंटेज हुई है और इन 10 सीटों पर क्या कुछ फीडबैक मिल पा रही है? क्या कुछ सियासी समीकरण अब बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं इस वोटिंग प्रतिशत के बाद? जयप्रकाश, आपने जो अभी आंकड़े देखे, मैं आपके स्क्रीन पे आंकड़े दिख रहा हूं, मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि इनमें सबसे कम प्रतिशत मध्य प्रदेश का दिखाई दे रहा है। और ये इसके लिए दोनों ही पार्टियों को से सवाल होना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या है कि मध्य प्रदेश वोटिंग परसेंटेज के मामले में इस पूरी तालिका में सबसे कम है। कहीं 60 है, कहीं 70 है, कहीं 80% है, लेकिन मध्य प्रदेश में 51% था और अभी अभी आपने उसको करेक्ट करके 54% किया है। तो ये दोनों ही दलों के लिए मुझे लगता है कि चिंता का विषय है, और वैसे भी पूरी व्यवस्था के लिए कि इतनी जागरूकता अभियान के बाद भी मध्य प्रदेश में वोटिंग परसेंटेज उतनी तुलना में नहीं बढ़ा है जितना कि बढ़ना चाहिए था। अब ये अगर वोटिंग परसेंटेज, मेरा अनुमान है कि अगर मैक्सिमम जाएगा तो ये 62-63 से लेके 65% तक हो सकता है, जो मैं बहुत ज्यादा नहीं मानता। लेकिन पिछले चुनाव की तुलना में इसमें जरूर हम कहेंगे कि ये बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। अब अगर इसका आकलन करें तो दो तरीके से आकलन किया जा सकता है कि अगर जो जैसा कि अपरेंटली दिख रहा है, अगर कोई लहर है तो उस लहर में निश्चित रूप से ये फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। लेकिन अगर वो लहर का ये मतदान नहीं होगा, तब भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स के लिए स्थानीय स्तर पर कई जगह दिक्कत आ सकती है। वो खास तौर से वो इलाके जैसे ग्वालियर चंबल वाला इलाका है, जहां पर कि बीएसपी का भी अपना प्रभाव है, उन इलाकों में दोनों पार्टियों के लिए बीएसपी के कैंडिडेट मुश्किल पैदा कर सकते हैं। जयप्रकाश जी, लेकिन गिरीश जी, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, संसदीय क्षेत्र वाइज अगर हम देखें तो हर संसदीय क्षेत्र पर 4 या 5% वोट का इजाफा हुआ है। नहीं, 4 या 5% का इजाफा अगर आप देख रहे हैं तो आप पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में देख रहे हैं। जी जी, पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में आप ये प्रतिशत में देखें तो मतदाताओं का प्रतिशत भी उतनी तुलना में बढ़ा है। यानी करीब करीब पिछले, अगर हम पिछले चरण की बात करें तो पिछले चरण में 1 करोड़ मतदाता बढ़ गए थे। तो हम जब मतदाता अगर बढ़ेंगे तो उतने उसका आनुपातिक जो परसेंटेज है वो बढ़ता ही है। जयप्रकाश, मैं बात कर रहा हूं कि अगर मध्य प्रदेश विधानसभा में लोगों ने 73-74% वोट किया था, तो ये 4 महीने के अंतराल के बाद ऐसा क्या है कि लोग वोट डालने के लिए बाहर नहीं निकले? और अगर हम मान लें कि जो यह विधानसभा के चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं और देश का चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर है, तब मेरा सवाल यह होगा कि अगर ऐसा ही है तो फिर उस लहर का क्या हुआ जिसकी जिक्र किया जा रहा है? प्रहलाद पटेल साहब, अगर मतदान के प्रतिशत में गिरावट है, कमी है, गिरावट आप इसको नहीं कह सकते लेकिन कमी जरूर कह सकते हैं विधानसभा के चुनाव में उसकी तुलना में, तो क्या ये जो कमी है लहर को नजरअंदाज कर रही है या लहर का कोई प्रभाव नहीं दिख रहा है? ऐसा सवाल उठ रहे हैं। देखिए जयप्रकाश जी, लहर भी है, मध्य प्रदेश के विकास का असर ही है, तो इतना वोट पड़ पा रहा है। जिस लोकसभा क्षेत्र से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, वहाँ बरसात की फसल पूरी तरह से सोयाबीन की नष्ट हो गई। उसके बाद ओला का मामला आया, अतिवृष्टि में पूरा चना और पूरा जितना दलहन था वो खत्म हो गया। आज महुए के टपकने के अलावा मजदूर के पास में कोई रास्ता नहीं है। मौसम का फर्क इस देश में पड़ता है। आदमी का पेट खाली है, उसकी परिस्थितियों को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उसके बाद ही मैं ये महसूस करता हूँ, कई बार ये होता है कि जब आदमी उम्मीदवार होता है तो उसका लगता है जैसे कि वो बड़बोलापन कर रहा है। मैं बड़बोलापन नहीं कर रहा। तथ्यात्मक बात यही है कि ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष का मतदान है। बाकी मतदाता क्यों नहीं जा रहे हैं या किसके, उसके बारे में जिम्मेदार कौन है, ये सही है, लेकिन मौसम का असर है। और जो 2 फसलें खराब हुई हैं, बल्कि 3 फसलें, उसका पर्याप्त असर है। लोग घरों में नहीं है, लोग घरों से बाहर हैं। अब खेत में आज भी पानी गिर रहा है, मौसम खराब है, लोगों की फसल पड़ी हुई है। तो ये जो परिस्थितियां, इस परिस्थिति ने उत्साह को बराबर कमजोर किया है। और कई बार परिस्थिति ऐसी बनी है कि वो मतदान के अंदर जानने के बावजूद प्रहलाद जी मान लीजिए को मतदान के अंदर प्रहलाद जी इसको मान सकते हैं, कुछ हद तक ये माना जा सकता है कि मौसम की वजह से प्रतिशत में
थोड़ी गिरावट आई हो, इसको माना जा सकता है। लेकिन जिस लहर की बात हो रही है, क्या इस बार सिर्फ मोदी का लहर काम आएगा, या जो मुद्दे हैं आपके वो काम आएंगे, या शिवराज सिंह जी की मदद काम आएगी? क्या लग रहा है इन तीनों में से कौन सा मुद्दा ज्यादा महत्वपूर्ण है मतदाताओं के लिए? नहीं, मौसम के साथ साथ आप खेती को भी जरूर कहिए कि खेती में जो 3 फसलें खराब हुई हैं उसका असर है। और जो प्रश्न आपने किया है, भारतीय जनता पार्टी के जब समग्र विचार को आप देखेंगे, घोषणा पत्र को सामने रखिए, तो हमारा नेता, हमारी नीतियां और वर्तमान सरकार की उपलब्धियां तीनों का मिला जुला स्वरूप है। उस आधार पर मतदाता ने वोट किया है, ये विश्वास करिए। और जो युवा है वो उसने वोट कास्ट किया है, उसमें कोई दो मत नहीं। चलिए, इस वोट परसेंटेज पर आप अपना हक जता रहे हैं। विभा जी, क्या लग रहा है, वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, विधानसभा में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा तो बीजेपी की सीटें बढ़ गई, अब कांग्रेस की क्या स्थिति है इस बार? देखिए, इस बार जो वोटिंग परसेंटेज आप कम रहने की बात कर रहे हैं, वो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि इन 4 महीनों में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई तो आम आदमी का, आम किसान का, आम मतदाता का मोह भंग हुआ भारतीय जनता पार्टी से। क्योंकि जब ओला पाला गिरा था, सोयाबीन की फसल नष्ट हुई, तो उसका मुआवजा किसान को आज तक नहीं मिल पाया। उसके बाद इस बार ओले गिरे और फिर से फसल नष्ट हुई, तो उसका जो सर्वे का कार्य हुआ, उसमें जिस तरह से लापरवाही बरती गई और किसान ने देखा कि उसके हाथ फिर खाली रह रहे हैं, विभा जी, तो निश्चित तौर से किसानों का मोह भंग। लेकिन शिवराज सरकार का यह कहना है कि जितने मांगे गए थे मुआवजे केंद्र सरकार से, 3000 करोड़ मांगा गया, तकरीबन 5000 करोड़ मिला। क्या ये आरोप लगा रहे हैं बीजेपी वाले कि आपने पैसे नहीं दिए, केंद्र सरकार ने पैसे दिए नहीं, तो वो किसान को कहां से देंगे? आरोप लगाना सबसे आसान काम होता है। देखिए, आरोप लगाना सबसे आसान काम होता है। मैं पूरी जिम्मेदारी से यहाँ कहना चाहती हूँ कि 660 करोड़ के लगभग राशि केंद्र सरकार ने दी मध्य प्रदेश को, और उसका वितरण भी ये ठीक से नहीं कर पाए। जब सर्वे हो रहा था तो जो लघु किसानों, सीमांत किसान हुए, उनका जिस तरह से सर्वे किया गया और उसमें जो आंकड़ेबाजी हुई, उसमें जब किसान के हाथ में वास्तविक मुआवजा आना है वो तो शून्य रहेगा। उस आदमी के जो भरपाई होना तो बहुत दूर की बात है, उसको जो राहत मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिल पाएगी। आखिर अमला किसके अंडर में काम कर रहा है, किसके निर्देश पे सर्वे हो रहे हैं? चलिए विभा जी, फीडबैक मिला होगा आपको, अधिकारियों को फीडबैक मिला होगा 10 सीटों पर। क्या 2 सीटों को आप बचा पाएंगे या इजाफा करेंगे इन 10 सीटों पर? निश्चित तौर से जो हमारी पहले लोकसभा में सीटें थी उसमें बढ़ोतरी होगी। इस बार हमारी कांग्रेस का प्रदर्शन जो है वो बहुत अच्छा है, और निश्चित तौर से इस बार लोकसभा में मध्य प्रदेश से कांग्रेस के सांसद ज्यादा संख्या में जाएंगे। चलिए मालू साहब, ये क्या हो रहा है कि मोदी की लहर, शिवराज की लहर, विकास के दावे आप दम भर रहे हैं, विभा जी कह रही हैं कि संख्या ही बढ़ रही है, आप टारगेट 29 तो फुस हो जाएगा फिर बीजेपी का। मैं विभा जी को ये बता दूं कि मध्य प्रदेश का मतदाता और देश का मतदाता आज नरेंद्र मोदी जी को प्रदेश का प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाह रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देखना चाह रहा है। दूसरी बात है कि कांग्रेस का तो न तो अंकगणित ठीक है, न बीजगणित ठीक है, और न सारा इस अनुमान ठीक है। आज भी इस मतदान के प्रतिशत के बावजूद वो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी और कांग्रेस के उम्मीदवार जीत जाएंगे। मुझे तो आज जो पूरे 10 सीटों का फीडबैक मिला, कांग्रेस का मतदाता का तो मोह भंग हुआ ही है, कांग्रेस के कार्यकर्ता का भी कांग्रेस से मोह नहीं, टेबल से मोह नहीं रहा। न वो वहां दिखा, न वो वहां आया, क्योंकि जनता को कैसे फेस कर सकता। इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी, जिसने बूथ इकाई को केंद्र मानकर अपनी सारी रचना की, पिछले विधानसभा चुनाव, पिछले लोकसभा चुनाव, और हमारे संगठन महामंत्री माननीय अरविंद मेनन जी ने लगातार उसको इनहेंस करके, उसको सशक्त करके मतदान केंद्र पर ज्यादा से ज्यादा मतदान कैसे हो, इस बारे में लगातार प्रयास किए। मालू जी, तो भारतीय जनता पार्टी मैं यहाँ पर यह कहना चाहूंगा कि जनता अपने सांसद को चुनती है, प्रधानमंत्री को नहीं चुनती है। प्रधानमंत्री का चुनाव सांसदों के द्वारा किया जाता है। तो ये मान लेना कि प्रधानमंत्री पद के लिए ही ये वोटिंग हो रही है, ये कहां तक उचित है?
मैंने कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी ने लीडर तय कर दिया कि ड्राइविंग सीट पर कौन बैठेगा, इस देश को कौन चलाएगा, और नहीं 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 प्रहलाद पटेल साहब, लीडर तब तय होता है जब सांसद चुने गए और फिर वो बैठक करके तय करते हैं। पहले से कैसे होगा संसदीय प्रणाली में? ये कहां पर है प्रहलाद पटेल साहब? भारतीय जनता लोकतंत्र, संसदीय प्रणाली की ही बात कर रहा हूं मैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं, मुझे लगता है कि देखिए देश के सामने भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा है, सब निर्णय किया है एक मन से कि इस देश के अगले नहीं, मुझे लगता है कि देखिए लोकतांत्रिक प्रणाली में लोकसभा के सदस्य ही अपना सदन में नेता चुनेंगे, ये सही है। लेकिन देश के सामने जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को ध्यान में रखकर वास्तव में जो हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो दखल है बाकी ताकतवर देशों का, उसमें एक स्वाभाविक नेतृत्व की जरूरत है कि वो कितना ताकतवर नेतृत्व होगा। और मुझे लगता है कि जो अभी दुनिया में लोकतंत्र की स्थिति है, अमेरिका अपने बहुत बड़े लोकतंत्र होने का दावा करता है, लेकिन बाकी देशों में जिस प्रकार से वो कूटनीतिक अपनी पहल करता है, उन बातों में कौन स्टैंड करेगा? देखिए, क्षमा करिएगा, प्रधानमंत्री बहुत बुजुर्ग हैं, 10 साल इस देश के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन उनके कार्यकाल के बारे में एज ए लीडर आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि वो देश के प्रधानमंत्री तो हैं, इसमें वो सम्मानीय है, लेकिन वो देश के नेता नहीं है। इस बात को पूरा एक चलिए, प्रधानमंत्री का बड़ा मैटर है, क्योंकि आप लोग तो प्रोजेक्ट कर ही चुके हैं नरेंद्र मोदी साहब को। मुन्नूलाल गोयल साहब के बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। मुन्नूलाल गोयल साहब, बीजेपी के जो तमाम नेता हमारे साथ बैठे हुए वो दम भर रहे हैं कि 10 पर हम काबिज हो रहे हैं, लेकिन इसका मतलब तो आप गुना भी हार जाएंगे। एक बड़ा चेहरा आपका हारने की कगार पर है। क्या आपको लग रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया आपके हार जाएंगे? अब भारतीय जनता पार्टी तो घोषणावीर पार्टी है, ये जो कहे अब ये तो आने वाला 16 मई तय करेगा कि इस प्रदेश में कि कांग्रेस पार्टी के कितने लोग जीतेंगे। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो फीडबैक हमारे पास है, मैंने आपसे कहा कि ग्वालियर अंचल के अंदर भी हम 3 सीटें जीत रहे हैं, और पूरे प्रदेश के अंदर जो प्रदर्शन है, जितनी सीटें हमारे आधी पिछली बार आई थी उससे ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी इस बार जीत कर आ रही है, ये मेरा मानना है। यानी ग्वालियर से नरेंद्र सिंह तोमर हार रहे हैं। इनके यहां से अशोक सिंह चुनाव जीत रहे हैं ग्वालियर से। चलिए विवाह जी, एक बड़ा दिलचस्प सवाल है, ये कह रहे हैं कि हम 10 सीट जीत रहे हैं, और आपके ही नेता मुन्नूलाल गोयल साहब कह रहे हैं कि नरेंद्र सिंह तोमर हार रहे हैं उधर। ये मांझरा हमें जरा बताइए कि वाकई में किस आधार पर आप लोगों की निश्चित दम तौर है से दोनों दल? पूरी तरह मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि इस बार आप ग्वालियर चंबल संभाग का अगर देखें तो वहां पर जिस तरीके से मतदान हुआ है और वहां तक पर जिस तरह से कांग्रेस प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा है, निश्चित तौर से वहां पर हमारी सीटें बढ़ेंगी, और न केवल नरेंद्र सिंह तोमर बल्कि भिंड मुरैना वो सीटों पर भी हमारी कांग्रेस बढ़त बनाएगी, और गुना तो पहले से ही कांग्रेस के पास। चलिए गिरीश उपाध्याय जी, चलते चलते हम आपसे छोटी सी टिप्पणी लेना चाहेंगे कि ये 10 सीटों पर जिस तरह से मुन्ना लाल जी का कहना है या विभा पटेल जी का कहना है, जो सीटें बढ़ने की बात हो रही है, क्या सीट बढ़ा पाएगी कांग्रेस? जो है क्या उसको बचा पाएगी? सवाल ये उठ रहा है, आप क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस जो अपनी वर्तमान सीटें हैं उनको बचाने में कामयाब हो जाए, बड़ी बात है। लेकिन मैं एक सवाल इसको आपके बहस के जरिए से एक सवाल प्रहलाद पटेल जी से पूछना चाहूंगा, क्योंकि वो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। मैं कारण जानना चाहूंगा कि क्या वजह है कि जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, चाहे वो कमलनाथ हो, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, या दिग्विजय सिंह के प्रभाव क्षेत्र वाला इलाका हो राजगढ़, वहां मतदान का प्रतिशत अधिक क्यों है? यानी ओला पाला का असर तो वहां पर भी है। मैं ये इसका कारण जानना चाहूंगा कि वहां मतदान का छिंदवाड़ा में 78 से अब मतदान हुआ है। अभी आप दिखा रहे हैं गुना में 61% से ज्यादा, यानी और ज्यादा जाएगा। राजगढ़ सर्वाधिक मतदान है इस बार के फेज में। आखिर क्या वजह है ये? पटेल साहब, मुझे लगता है गिरीश जी, जैसे कमलनाथ जी के खिलाफ तो एक उबाऊ स्थिति बन गई है, उस कारण से, हाँ, और इस कारण से मुझे लगता है कि वहाँ पर ये परिस्थिति बन सकती है। मतलब जो जहाँ बड़े नेता हैं, जिन 3 सीटों का आपने नाम लिया है, वहाँ इनकम्पेंसी तो है। इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि मतलब मैं भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार हूँ।
मुझे लगता है वो इनकम्पेंसी के कारण लोगों के मन में एक उबाऊ वातावरण आ गया, उस कारण से वोट परसेंटेज बढ़ा है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि मैं छिंदवाड़ा में चुनाव लड़ा हूँ, वहाँ पर लोग कमलनाथ जी से सहमत नहीं होते, उनके मैनेजमेंट के सामने घुटने टेक देते हैं। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों ने मन बनाया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन पटेल साहब, कई सीटों पर तो आप कई वर्षों से काबिज है, तो वहां भी तो एंटी इनकम्बेंसी साबित हो सकती है। नहीं, मुझे लगता है कि देखिए वो आती है तो उसके पार्टी संगठन जो है उसको उसका सामना करना पड़ता है और उसके रास्ते निकाले जाते हैं। तो यानी ऐसी तो कोई सीट नहीं जिस पर यानी लगातार आपके संगठन कोई के हमारा मुखिया पर भी व्यक्ति हार लगातार का जीत रहा है और जब खतरा जीत रहा है। है तो कई बार हम लोग पार्टी उसको महसूस भी करती है, तो उसका सामना कैसे करें? नहीं, वहां कैसे, ग्वालियर में क्या खतरा है? अब आज मैं दमोह से लड़ रहा हूं, यहाँ नवासी से कांग्रेस कभी नहीं जीती है, तो इसका ये मतलब थोड़ी कि इनकम्बेंसी है, लगातार लोग भी बदले हैं, मौजूदा सांसद, ठीक है, उम्मीदवार बदल दिया आपने, लेकिन मौजूदा सांसद, माफी चाहूंगा हम तमाम मेहमानों से क्योंकि वक्त की हमारे पास कमी है। गोविंद मालू जी बहुत बहुत शुक्रिया, विभा जी माफी चाहूंगा कि आपके हम सवाल नहीं ले पाएंगे। मुलारा गौर साहब आपका भी, पटेल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। गिरीश जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़े और अपनी अपनी राय रखी। तो 10 सीटों की बात की जा रही थी मध्य प्रदेश में, सबके अपने दावे हैं और सब कह रहे हैं कि हम जीतेंगे हम जीतेंगे, लेकिन 16 मई को तस्वीर साफ हो गई। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ।